सावन की शुरुआत हो गई है और इसी के साथ कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो गई है। हरिद्वार की हर की पैड़ी पर बोल बम के जयकारे गूंज रहे हैं। हर की पैड़ी से गंगा जल भरकर शिव भक्त रवाना हो रहे हैं। वहीं सुरक्षा को लेकर पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। मेला क्षेत्र को 16 सुपर जोन, 37 जोन और 134 सेक्टर्स में बांटा गया। पुलिस, पीएसी और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। हर की पैड़ी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, कांवड़ लेकर अपने घरों को रवाना हो रहे हैं। और यहां पहुंचने के बाद भी देखिए कैसे गंगा जल अर्पित कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ के नाम। गंगा में जलाभिषेक भी करते दिख रहे हैं। ये श्रद्धालु दूर दूर से आए हैं। हरिद्वार में श्रद्धालुओं का रेला लगा है। सावन मेले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रशासन की ओर से भी व्यापक तैयारी की गई है। सुरक्षा और सुविधा दोनों के मद्देनजर व्यापक तैयारी की गई है। सीसीटीवी कैमरे से पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। कंट्रोल रूम बनाया गया है। वहीं से अधिकारियों की भी नजर बनी हुई है पूरे मेला क्षेत्र पर कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो और कांवड़ियों की मौजूदगी से किसी और को कोई परेशानी ना हो, इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है। वैसे तो साल भर भगवान भोलेनाथ के भक्त आते हैं हरिद्वार, हर की पैड़ी पर स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, गंगा जल लेकर जाते हैं यहाँ से। लेकिन सावन के महीने में महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। हरिद्वार से गंगा जल भरने की परंपरा है और लोग यहाँ से गंगा जल लेकर जाते हैं अपने अपने शहर और अपने आराध्य की वहाँ पर आराधना करते हैं। अपने शहर में शिवालय पर जलाभिषेक करते हैं, गंगा जल अर्पित करते हैं, जो हरिद्वार से लेकर जाते हैं शिव भक्त। यहाँ एक कांवड़ तैयार की जा रही है, जिसमें कलश में जल भरा हुआ है। एक दो नहीं बल्कि देखिए दर्जन भर कलश यहाँ रखे हुए हैं। पुलकित शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पुलकित, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। गंगा घाट पर तो पैर रखने की भी जगह नहीं दिख रही है और ऐसे में इस पूरे मेला क्षेत्र पर निगरानी की जो व्यवस्था की गई है वो कैसी है? बिल्कुल, देखिए सावन के महीने की आज से शुरुआत हो गई है और कांवड़ी हरिद्वार में पहुंचने पहले ही शुरू हो गए थे। लेकिन क्योंकि आज से विधिवत शुरुआत कांवड़ मेले की हो रही है, इसके बहुत ज्यादा भीड़ शिवभक्त से कांवड़ियों की नजर आ रही है। इस वक्त हर की पैड़ी पर मैं मौजूद हूँ। हर की पैड़ी पर एक बड़ा ही मनमोहक नजारा यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। बड़ी संख्या में शिवभक्त पहुंच रहे हैं, कांवड़िए पहुंच रहे हैं और बोलबम के जयकारों से हरिद्वार पूरी तरह से गूंज रहा है। हर की पैड़ी, दूसरे स्नान घाट जो है और उसके अलावा जो दूसरे रास्ते हैं, हाईवे हैं, सभी जगह पर शिवभक्त कांवड़िए नजर आ रहे हैं। दूर दूर से शिवभक्त कांवड़िए हरिद्वार पहुंच रहे हैं, यहाँ पर गंगा जल भर रहे हैं और अपने गंतव्य के लिए रवाना हो रहे हैं। हरिद्वार में तमाम गंगा स्नान घाट है और यहाँ पर सभी गंगा स्नान घाटों पर इसकी बोलो की जो है भीड़ नजर आ रही है। लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्व है वो हरिद्वार के हर की पैड़ी का ब्रह्मकुंड का है और यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ हरिद्वार से नजर आ रही है। उसके अलावा सुरक्षा की व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के कुछ श्रद्धालुओं से भी बात कीजिए पुलकित। जी, हरिद्वार में यहाँ हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं से बात करने की जरूर कोशिश करूंगा। आप कहाँ से आप आए? अहमदाबाद से आए हैं। देवरा कहाँ से आए? पंजाब। पंजाब। तो यहाँ पर जो आप पहुंचे हैं किस तरह से आपकी यहाँ से फिर अपने मंदिर में जाकर पूजा करना वहाँ पे भोले बाबा पर तो दिल खुश हो गया भोले बाबा की मंदिर। बिल्कुल पुलकित,
थोड़ी तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज़ साफ साफ नहीं आ पा रही। धन्यवाद इस वक्त पूरी बातचीत के लिए। तो हर की पैड़ी की तस्वीर दिखा रहे हैं और इस तस्वीर में जो आप देख रहे हैं ये कांवड़ तैयार कर रहे हैं, जहां पर दर्जन भर कलश में गंगा जल भर लिया इन्होंने। कलश को एक के ऊपर एक स्थापित कर रहे हैं और पानी छलके ना इसके लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। एक कवर कलश के ऊपर लगाया जाता है जिसके ऊपर दूसरा कलश रखा जाता है और इस तरह से आप कह सकते हैं कि एक पिरामिड सा बन जाता है जिसे कांवड़ कहते हैं और उसे लेकर अपने अपने घरों को रवाना हो रहे हैं शिव भक्त। ये देखिए सुंदर रंग बिरंगे कांवड़। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी का भी ऐलान किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन कालनेमी की जानकारी दी। सनातन धर्म की आड़ में लोगों को ठगने वाले लोगों पर एक्शन लिया जाएगा। सनातनी चोले में ठगों के खिलाफ ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। असामाजिक तत्व साधु संतों का भेष धारण कर लोगों को परेशान करते हैं, स्पेशली महिलाओं को ठगते हैं और इस तरह की कई शिकायतें अब तक सामने आ चुकी हैं। और ऐसे ही मामलों को देखने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन कालनेमी का ऐलान किया है। इसके तहत ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो साधु संतों का रूप बनाकर आते हैं और अराजकता फैलाते हैं। सर, ये ऑपरेशन कालनेमी क्या कुछ है सर इस ऑपरेशन में? देखिए, ऐसे लोग जो अपना नाम बदलकर, वेश बदलकर आस्था और श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करते हैं, श्रद्धालुओं को भी आघात पहुंचाते हैं, सनातन को भी नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों के खोजबीन का ये अभियान, ये सर्च अभियान चलाया जाएगा। आज से प्रारंभ किया गया है और सभी जगहों पर ऐसे जो गलत वेश धारण करके, मतलब अपने छदम जो पहचान जिन्होंने जनता के बीच में रखी हुई है, उन सबको चिन्हित किया जाएगा, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि देवभूमि में किसी भी प्रकार का ये छद्म कार्य नहीं चल सकता। साथ में ऐसे लोग जो संदिग्ध अवस्था में लोगों को जो है ठगने का काम करते हैं, लोगों को भरमाने का काम करते हैं, आस्था श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करते हैं, ऐसे लोगों की पहचान करके उनके खिलाफ भी ठोस कार्रवाई करना भी इस कालनेमी ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य है। देवभूमि में किसी भी प्रकार के कालनेमी कतई भी जो है नहीं होने चाहिए, ये हमारा संकल्प है और इस अभियान को हम जोर शोर से चलाएंगे। और अब आपको बताते हैं कि पूरे ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन कालनेमी क्यों रखा गया है। तो कालनेमी रावण का एक मायावी राक्षस था जो वेश बदलने में माहिर था। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय आए थे तो रावण ने हनुमान जी को रोकने के लिए कालनेमी को ही भेजा था। साधु के वेश में आकर कालनेमी ने हनुमान जी को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन हनुमान जी ने कालनेमी को पहचान लिया था और उसके बाद कालनेमी का वध भी किया था। इसी कालनेमी राक्षस की तरह कई लोग सनातन के वेश में आते हैं और गड़बड़ी फैलाते हैं, दूसरे लोगों को परेशान करते हैं, या फिर कोई बड़ी संख्या में अपराधी भी साधु का वेश धारण कर लेते हैं और चोरी चकारी जैसी चीजें करते हैं। धामी सरकार ने ऐसे लोगों पर कड़ा एक्शन लेने के लिए ही कांवड़ यात्रा से ठीक पहले ऑपरेशन कालनेमी लॉन्च किया। स्वामी दर्शन भारती ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि उनका ये फैसला सनातन को बचाने के लिए कारगर साबित होगा। साथ ही स्वामी दर्शन भारती ने कहा कि कांवड़ यात्रा में कई बदमाश लोग भी आते हैं जो भगवा चोला पहनकर उत्पात मचाते हैं और ऐसे लोगों पर पुलिस और खुफिया तंत्र को निगरानी रखनी चाहिए। जो पाखंडी लोग हैं आज जो भगवा चोला पहन करके पूरे उत्तराखंड में, पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, कौन हैं, क्या हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। और जब एक भगवा कपड़ा पहन करके कोई साधु संत बन जाता है और गलत कार्य कर बैठता है तो उससे क्या होता है, हमारे सनातन संस्कृति पर उंगलियां खड़ी होनी शुरू हो जाती हैं। सीधे जो साधु संत हैं, जो हमारी संस्कृति, साधु संत माने हमारी संस्कृति, हमारी संस्कृति में उंगली खड़ी हो जाती है। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि एक कालनेमी नाम से एक ऑपरेशन चलाया कि कम से कम हम उत्तराखंड से शुरुआत तो करें, कि कहीं ऐसा ना हो। कल अब बहुत बड़ी जो कांवड़ यात्रा आने वाली है हमारे उत्तराखंड में, बहुत सौभाग्य उत्तराखंड का। बताइए, हरिका हरिद्वार में हर हर गंगे करोड़ों लोग बोलेंगे। उस यात्रा में कहीं पाखंडी लोग
धूर्त लोग इन वस्त्रों को पहन करके कोई गलत कार्य न कर बैठे, उन पे निगाह रखे। हमारे पुलिस, हमारे एलआईयू, हमारे तमाम जो जागरूक लोग हैं, जागरूक नौजवान हैं, संगठन हैं, ऐसे लोगों पर निगाह जरूर रखेंगे। और अब बात करते हैं पंचायत चुनाव की। तो राज्य पंचायत चुनाव में नाम वापसी का आज आखिरी दिन है, लेकिन वोटिंग से पहले कई याचिकाएं हाईकोर्ट पहुंचने लगी। नामांकन को रद्द करने पर कई उम्मीदवार हाईकोर्ट पहुंचे, जिन्होंने रिटर्निंग अधिकारी द्वारा चुनाव में नामांकन पत्र को खारिज किए जाने को चुनौती दी। कल कुछ याचिकाएं मेंशन की गई, तो आज सभी पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने समय दिया है। हालांकि कुछ मामले वोटर लिस्ट को लेकर भी हैं। पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है। नॉमिनेशन पहले चरण के लिए हो गया है और साथ ही बहुत सारे नाम जिन्हें रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज कर दिया, उनमें से कुछ लोगों ने इस फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनके मुताबिक उनका पर्चा गलत तरीके से खारिज किया गया है। ऐसे मामलों की मेंशनिंग कल हुई थी और आज इस मामले में सुनवाई होनी है। कुछ याचिकाएं वोटर लिस्ट को लेकर भी लगाई गई हैं, यानी कि आज का दिन हाईकोर्ट के लिहाज से, पंचायत चुनाव के लिहाज से अहम होने वाला है। अदालत का इन याचिकाओं पर क्या रुख होने वाला है, आज साफ हो जाएगा। वीरेंद्र बिष्ट हमारे सहयोगी नैनीताल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, ये मामला पंचायत चुनाव तो बार बार अदालत के ही दरवाजे तक पहुंच जा रहा है। अब एक बार फिर अदालत में याचिकाएं हैं, इस बार वोटर लिस्ट और नाम खारिज किए जाने को लेकर कितने उम्मीदवारों ने गलत तरीके से नाम खारिज किए जाने की याचिका लगाई है? देखिए, अगर देखा जाए तो जिस तरह से पिछले 2-3 दिनों में 5 से 7 याचिकाएं हाईकोर्ट पहुंच गई हैं और इसके अलावा कई याचिकाएं हाईकोर्ट में कल भी मेंशन हुई थी और कोर्ट में ये कहा गया था कि इन सारी याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई कर दी जाए, क्योंकि जो रिटर्निंग ऑफिसर है, चुनाव अधिकारी, उन्होंने उनकी जो नामांकन है उनको रद्द कर दिया है और इसके अलावा कोई आधार ऐसा नहीं बताया है जिससे उनका नामांकन रद्द किया जा सके। हालांकि छिटपुट शिकायतें जरूर एक दूसरे के खिलाफ पंचायत चुनाव में वोटिंग से पहले पटकनी देने की हो रही है और कई जो बड़े नेता हैं वो दूसरे जो छोटे नेता हैं उनका नामांकन रद्द करने के लिए, या उनके जो डॉक्यूमेंट हैं या उनकी जो सरकारी जमीन घेरने के शिकायतें हैं, या इसके अलावा जिस तरह से आपराधिक मामले हैं, इन सारी चीजों को लेके शिकायतें जरूर दर्ज की थी और उन आधार पर रिटर्निंग ऑफिसर ने भी कुछ कार्रवाइयां की हैं। हालांकि एक मामला ऐसा है जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर ने सारे दस्तावेजों को पूरी तरीके से ठीक मान लिया था और उसके बाद अचानक से उस कैंडिडेट का जो नॉमिनेशन था वो कैंसिल कर दिया था किसी चीज को आधार बनाते हुए। वो भी मामला हाईकोर्ट में पहुंचा है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से पिछले दिनों भी चुनाव को लेकर तमाम याचिकाएं हाईकोर्ट पहुंची, अब जो नॉमिनेशन कैंसिल हो रहे हैं वो सारे मामले कोर्ट में पहुंच रहे हैं। आज का दिन चीफ जस्टिस ने सुनवाई के लिए रखा है। जो कल भी याचिकाएं मेंशन हुई थी उनको भी आज के लिए रखा है कि आज उन सारे मामलों पर सुनवाई कर ली जाएगी। और 1-2 मामले ऐसे हैं जो वोटर लिस्ट को लेके हैं, खासतौर पर कई जो उम्मीदवार हैं या जो वोटर हैं उनका नाम नहीं है, या फिर नाम है तो इस तरह से है कि अलग गांव में है, या जिसने शहर में वोटिंग कर दी है वो गांव में भी वोट करने के लिए जा रहा है। तो इन सारी कुछ उसमें त्रुटियां भी हैं जिन्हें चुनौती दी गई है। धन्यवाद वीरेंद्र इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो आज हाईकोर्ट से इन दोनों ही मसलों को लेकर कोई फैसला आ सकता है। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां कॉर्बेट पार्क में अवैध निर्माण के मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने आरोपी रेंजर ब्रज बिहारी शर्मा की संपत्तियां अटैच की है। हरिद्वार और बिजनौर में ब्रज बिहारी की संपत्तियों को अटैच किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। हल्द्वानी कोतवाली में गुरुवार को एक बड़ा ड्रामा देखने को मिला, जहां एक विदेशी युवक के साथ कुछ स्थानीय लड़कों ने वाद विवाद किया। ये लोग अपनी शिकायत लेकर कोतवाली पहुंचे, लेकिन इसी दौरान सूडान का रहने वाला युवक मारपीट पर उतारू हो गया, जिसे बमुश्किल पुलिस वालों ने पकड़ा। बाद में जांच में पता लगा कि युवक दिल्ली के किसी कॉलेज से MBA कर रहा है और हल्द्वानी घूमने आया था।
इसी दौरान किसी बात को लेकर उसकी कहासुनी हुई और स्थानीय युवकों से झड़प शुरू हो गई। रुड़की के हरिद्वार रोड पर कांवड़ खंडित होने पर कांवड़ियों ने एक गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करवाया। गाड़ी में तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल कुछ तोड़फोड़ करने वालों को हिरासत में लिया गया है। हरिद्वार के बहादुराबाद में कांवड़ियों ने जमकर हंगामा काटा है। कांवड़ से गंगा जल गिर जाने पर सहारनपुर से आए कांवड़िये आपा खो बैठे और कार सवारों से मारपीट शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उपद्रवियों ने लाठी डंडों से कार में तोड़फोड़ की है। बहादुराबाद थाना क्षेत्र के क्रिस्टल वर्ल्ड के पास की घटना है, जब हरियाणा नंबर की एक कार से लौट रहा था कांवड़ियों का एक ग्रुप और पैदल जा रहे कांवड़ियों की कांवड़ से टक्कर हो गई कार की, जिसकी वजह से कांवड़ का गंगा जल गिर गया। जिसके बाद कांवड़ियों ने हंगामा शुरू किया, कार सवारों के साथ मारपीट शुरू कर दी और तोड़फोड़ की है। मारपीट में कार सवार लोग जख्मी हुए। घायलों की शिकायत पर 3 कांवड़ियों को हिरासत में लिया गया है। हरिद्वार में एक महिला ने आत्महत्या के इरादे से गंगा में छलांग लगाई। उत्तर प्रदेश के बांदा से आई महिला हर की पैड़ी के पास गहरे पानी में जा कूदी, जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। मौके को भांपते हुए हर की पैड़ी पर ड्यूटी पर तैनात जल पुलिस के जवानों ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से महिला का रेस्क्यू किया, बाहर निकाला। जान देने पर आमादा महिला को बाहर निकालने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पता चला कि महिला निजी कारणों से परेशान चल रही थी। नैनीताल पर्यटन शहर है और सालाना लाखों लोग नैनीताल पहुंचते हैं, लेकिन अब नैनीताल में एंट्री से पहले आपको जेब ढीली करनी पड़ेगी, वो भी भारी भरकम, क्योंकि नैनीताल पालिका ने शहर में एंट्री पर कई नए टैक्स लगा दिए हैं। नैनीताल में पार्किंग शुल्क 500 रुपए बढ़ाने के बाद अब एंट्री फीस को भी पालिका ने बढ़ा दिया है। अब नैनीताल शहर में एंट्री से पहले ऑनलाइन 300 रुपए का टोल टैक्स देना पड़ेगा। इसके साथ साथ पहली बार नैनीताल से बाहर की बाइकों को 100 रुपए देने होंगे। वहीं ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन पैसे देने पर राशि को 2 गुना बढ़ाने की बात कही जा रही है। और शहर में टोल टैक्स की मार स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों पर भी पड़ेगी। ना जो इन्होंने टैक्सेस जो दरें बढ़ा दी हैं, एक आम जनता के ऊपर बर्डन तो है ही है जी उसका। उससे क्या इम्पैक्ट हो, टूरिज्म के ऊपर तो पड़ेगा, होटल्स के जो व्यवसाय के ऊपर तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है उसके ऊपर। हम सब लोग टूरिस्ट पे डिपेंड हैं, छोटा सा व्यापारी से लेकर ऊपर तक, होटल स्टेशन, सारे लोग हम इस पे डिपेंड हैं। और अगर हमारे गेस्ट से पार्किंग के इस ढंग से वसूली की जाएगी, पार्किंग की, टोल टैक्स की, इसकी अमाउंट बढ़ा दी जाएगी, तो ये तो बहुत लोड है। दरअसल पालिका ने गजट किया तो कुछ दिन पहले इसमें खामियां होने के चलते सुधार के लिए भेज दिया गया था, लेकिन 3 दिन में नोटिफिकेशन मिलने के बाद टोल टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। हालांकि पालिका के अलग अलग टैक्स लगाने पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इन सब का आधार पालिका ने क्या दिया है, आप भी सुने। जो टूरिस्ट है बाहर से आ रहे हैं, जो उसका मकसद देखिए वसूली करना नहीं है हमारा, उसका मकसद है हमारा कि माल रोड पे कम से कम वाहन आए। इसीलिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने इसके लिए शटल सेवा की व्यवस्था की गई है कि वो अपने वाहन से आ रहे हैं तो रूसी बाईपास पर अपना वाहन खड़ा करें और शटल सेवा के माध्यम से जनपद शहर नैनीताल में प्रवेश करें। बहरहाल आज एक देश एक कानून की बात हो रही है, लेकिन देश के नागरिकों से अलग अलग टोल टैक्स कितना संवैधानिक है, ये बहस का विषय है। लेकिन सवाल ये है कि जब कहीं भी किसी को जाने से नहीं रोका जा सकता, तो पैसा ना दे सकने वाले लोगों के मौलिक अधिकारों का तो हनन नहीं होगा। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। बीते साल हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत अभी तक 1 लाख करोड़ के लागत के प्रोजेक्ट्स की ग्राउंडिंग हुई है, जिसे लेकर राज्य सरकार जल्द ही रुद्रपुर में ग्राउंडिंग सेरेमनी आयोजित करने जा रही है।
गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेरेमनी की तैयारियों को लेकर उद्योग विभाग की मीटिंग ली और इस ग्राउंडिंग सेरेमनी में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। सेरेमनी ऑलरेडी हो चुकी है और थर्ड एक फाइनल ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम जुलाई के थर्ड वीक में ये प्रपोज कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम चूँकि अभी 2 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी और UKGIS का जो सम्मेलन था वो देहरादून में हुआ था, तो हमारी थर्ड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हम रुद्रपुर में करने की प्लानिंग। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी से मुलाकात की। देहरादून में सीएम आवास पर यह मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में सीएम धामी ने मेनका गांधी को चारों धामों का प्रसाद भेंट किया। गढ़वाल सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी और उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी की मुलाकात हुई। अनिल बलूनी ने बताया कि मुलाकात में कई विषयों पर चर्चा हुई है। कोटद्वार में ECHS को अपग्रेड करने और सेना की कैंटीन के नए एक्सटेंशन काउंटर खोलने पर बात हुई है। उत्तराखंड में दलित वोट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नजर है, लेकिन दलित वोट 2027 में किसके साथ जाएगा, ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस ने नई टीम के साथ ही परफॉर्मेंस का दावा किया है, तो पहाड़ पर अपने विधायकों की परफॉर्मेंस टटोलने के साथ बीजेपी मैदान में भी दलित वोट हासिल करना चाहती है। 19% दलित वोट वाले उत्तराखंड में विधानसभा की 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं, लेकिन पहाड़ और मैदान में परफॉर्मेंस को देखा जाए तो सीटें बीजेपी और कांग्रेस के बीच साफ साफ बटी हैं। पहाड़ की ज्यादा रिजर्व सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन 1-2 सीटों को छोड़ दिया जाए तो रिजर्व सीटों के विधायकों और दलित वोट को लेकर बीजेपी की चिंता बढ़ी हुई है। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में भी बीजेपी को रिजर्व सीटें हाथ नहीं लगी। ऐसे में बीजेपी पहाड़ से मैदान तक रिजर्व सीटों और दलित वोट पर फोकस करना चाहती है, ताकि 2027 में ये तबका पार्टी के साथ रहे। विधायक से कुछ कार्यकर्ता न चाहकर भी नाराजगी व्यक्त करते हैं, लेकिन जैसे ही वो विधायक से उनका उठना बैठना होता है वो नाराजगी दूर होती है। चुनाव तक हमारा प्रयास रहेगा, हर विधायक हर कार्यक्रम साथ लेकर चले और 2027 में हम अपने मुकाम की ओर आगे बढ़े। बीजेपी के विधायक रिजर्व सीटों पर जीत भले रहे हों, लेकिन मंत्री रेखा आर्य के अलावा कोई बड़ा चेहरा बनकर नहीं उभरा। यही बीजेपी की चिंता है। पर मंत्री रेखा आर्य के मुताबिक दलित वोट अब बीजेपी के साथ है और 2027 में भी साथ रहेगा। वहीं पहाड़ के कांग्रेस को रिजर्व सीटों पर अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है, जबकि मैदान में कांग्रेस इस वोट को हासिल करने में कामयाब रही। बुधवार को कांग्रेस की अनुसूचित जाति विंग ने 20 नए जिलाध्यक्ष बनाए तो पूरे प्रदेश के दलित नेताओं को एडजस्ट किया, पर कांग्रेस अपने वोट कितना बचा पाएगी, ये सवाल है। विश्वास और हमारे मुख्यमंत्री जी धामी जी पे जो विश्वास दिखता है वो परिणामों में, चाहे वो नगर निकाय के चुनाव में दिखता हो, आप पंचायत के चुनाव में आप देखेंगे, चाहे वो आप विधानसभा के चुनाव में देखेंगे, तो मैं समझती हूँ कि बहुत सकारात्मक रूप जो है इस समाज का इनके साथ जुड़ चुका है। कि कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जो 2024 में पूरे प्रदेश में एक लहर चलती है दलित समुदाय की, वो लहर दोबारा से लौटी है और आज तमाम लोग जो हैं पूरी ताकत के साथ में कांग्रेस पार्टी के साथ में खड़े हैं। खासकर पहाड़ों की बात करना चाहता हूँ। 19% दलित वोट कांग्रेस और बीजेपी के लिए निर्णायक वोट हैं, लेकिन दोनों पार्टियों की अपनी अपनी चिंता है, लिहाजा अपने अपने दांव चल रहे हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून।